हमारे प्यारे सभी साथियों को नमस्कार। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी सोशल साइंस में पॉलिटी का सेगमेंट है, उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें पहला अध्याय है विविधता की समझ, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जानेंगे। इसके लिए चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक जो टॉपिक है हमारा, इसमें विविधता के बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले इसमें पर्यायवाची बताया गया है कि समीर का अर्थ हवा और पवन होता है। इसके आगे जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे तो इसमें एक समीर एक और समीर दो की कहानी लिखी है, और जहाँ एक समीर अखबार बेचता है और दूसरे समीर एक उसके दोस्त का नाम होता है। तो इसमें हम लोग दो समीर दोस्तों की कहानी लिखी है। इसी कहानी के जरिए विविधता को समझाया गया है। तो इसमें देखिए जी हेडिंग है यहाँ पे कि विविधता, भारत में विविधता। तो भारत विविधताओं का देश है और हम विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। तो भारत में बहुत सारी विविधताएं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं और अलग अलग त्योहार मनाते हैं। ये भी एक प्रकार की विविधता है। और सभी लोग भिन्न भिन्न काम करते हैं। जैसे गहराई से सोचे तो वास्तव में एक विविधता है। और जो काम हम लोग करते हैं वो हमारे काम एक ही करते हैं और तरीके अलग अलग होते हैं। विविधता की समझ। इसमें और भी एक दो कहानी लिखी है। एक जो लद्दाख की कहानी लिखी है। इसमें क्या होता है कि लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। और यहाँ पर बहुत कम खेती होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका गर्म बर्फ से काफ़ी लंबे समय तक ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी का इंतज़ार करते हैं, गर्मी के महीनों का, और पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ लोग एक खास किस्म की जो वैरायटी की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है और यह ऊन जो बाज़ार में बेच देते हैं, जिससे वो पश्मीना शॉल होती है जो बड़ी महंगी होती है। और लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। और मुख्यतः ये पश्मीना शॉल है, ये कश्मीर में बुनी जाती है। और यहाँ के लोग खाने में मक्खन, चीज़, खास तरह की चीज़ें खाते हैं और मांस भी खाते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दी कुछ ज़्यादा पड़ती है। और हर एक परिवार के पास, यहाँ जितने भी परिवार हैं उनके पास कुछ ना कुछ बकरी होती है। और यहाँ पे ये रेगिस्तान का मतलब यह नहीं है कि यहाँ व्यापारी आने वाले आकर्षक नहीं हुए। यहाँ लद्दाख जो है, जो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार की घाटियाँ भी हैं और जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले भी यहाँ तक पहुँचे हैं। और जैसे आज तिब्बत कहते हैं, लद्दाख में जैसे आज तिब्बत कहते हैं, काफ़िले अपने साथ मसाले, जो बाहर से काफ़िले आए हैं, वो मसाले और कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चल आए हैं। और लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और करीब यहाँ पे 400 साल पहले यहाँ पर लोगों ने इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ पे अच्छी खासी संख्या मुस्लिम समुदाय की है। और लद्दाख में गाना और कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसका मौखिक संग्रह तिब्बत केसर सागर ग्रंथ का नाम सुना है। ये तिब्बत केसर का सागर ग्रंथ है। यह लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है और मुसलमान और बौद्ध लोग ये गाते हैं और इस पर नाटक भी खेलते हैं। उसके नीचे चलते हैं हम लोग। एक यहाँ पे केरल की कहानी लिखी है, जिसकी ठीक ये ऊपर वाली कहानी इसके ठीक अपोजिट कहानी है जी। इसमें ठंड को जो है, बहुत सारी ठंड दर्शाई गई है, इसमें गर्मी दर्शाई गई है कि यहाँ पे जो केरल राज्य है भारत के दक्षिणी पश्चिम कोने में बसा हुआ है और यह एक समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है। व्यापारियों पर विविध प्रकार के कई प्रकार के मसाले, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। और इन मसालों के कारण यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापारियों के लिए आकर्षक बना रहा है। और सबसे पहले यहाँ पर अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत हैं ना, जो ईसा मसीह के धर्मदूत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहीं आए हैं।
और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हें ही जाता है, और अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए, और जिसमें इब्न बतूता एक यात्री है। इब्न बतूता का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आया, और अपनी यात्रा वृत्तांत में इसने क्या कहा कि अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देकर दिया। जैसे मुसलमान समुदाय, उसने कहा है कि यहाँ पे मुसलमान समुदाय की बड़ी ही इज्जत है। उसके बाद क्या हुआ कि वास्को डी गामा भी पानी के रास्ते से इंडिया आया, तो जब वास्को डी गामा यहाँ पहुँचा तो पुर्तगालियों ने एक यूरोप से भारत पहुँचने का रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, हिंदू धर्म आदि शामिल हैं। और जो केरल शायद चीन से भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि चीन के व्यापारी भी केरल आए हैं। यहाँ पर मछली पकड़ने वाले मतलब जो जाल इस्तेमाल किए गए हैं वो चीनी जालों से सेम टू सेम मिलते हैं, मतलब उनकी डिट्टो कॉपी है, तो बेहूबहू मिलते हैं, और उनका नाम चीन वाला है। और चीन और जो तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं मछली वगैरह, उन्हें चीना चट्टी कहा गया है। और चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति चीन से हुई है। और केरल की उपजाऊ जमीन जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ के अधिकतर लोग ज़्यादातर मछली सब्जी और चावल खाते हैं, मछली की सब्जी और चावल खाते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, और इसका एक अगला सेगमेंट ये भी है कि यहाँ पे ये नेहरू जी के बारे में थोड़ा सा लिखा है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो भारत की खोज एकता बाहर से थोपी हुई, जिसमें लिखा है कि भारत की खोज में भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधताओं को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। और नेहरू जी ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान, इसमें इस डब्बे में लिखा हुआ है, कॉलम में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी रहती है, तो इस पर ध्यान ज़्यादा दिएगा। इसी के साथ इसमें इतने ही टॉपिक थे। इसके